गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये आपका इलेक्ट्रीशियन द्वितीय वर्ष के मॉड्यूल 6 में आता है। ठीक है, तो आते हैं हम। ये जो आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो भी आपको यहाँ पर जो भी आपको इस लेसन में पढ़ाया जाएगा, मॉड्यूल में भी पढ़ाया जाएगा, जो भी लेसन में पढ़ाया जाएगा वो आपका एज पर एनएसक्यूएफ लेवल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और वो एनएसक्यूएफ लेवल 5 को फॉलो किया जाएगा। ये जो चैप्टर है आपका वो वीक नंबर 97 के अंदर में आता है। ये आपका लेसन नंबर आपका 1 है और इस लेसन का नाम है आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि विद्युतीय संचरण एवं वितरण प्रणाली। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत आपूर्ति प्रणाली के बारे में, शक्ति का संचरण एवं वितरण क्या होता है इसके बारे में, जनन शक्ति केंद्र का वर्गीकरण कैसे करते हैं, संचरण एवं वितरण प्रणाली का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आते हैं और हम चूंकि यहाँ पर सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो आपका विद्युत आपूर्ति प्रणाली, तो इसके बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, तो विद्युत आपूर्ति प्रणाली, जिसको इंग्लिश में आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहते हो, इसके 3 अंग होते हैं। इसमें जो आपका इसका जो 3 अंग है उसमें सबसे पहला आपका जो है सबसे पहला जो अंग है वो आपका कहलाता है जनन शक्ति केंद्र, यानी कि जनरेटिंग पावर स्टेशन। दूसरा जो आपका केंद्र है वो आपका है संचरण प्रणाली, यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम। और तीसरा जो अंग है वो आपका है वितरण प्रणाली, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वन बाय वन हम थोड़ा देख लेते हैं कि जनन शक्ति केंद्र होता क्या है, यहाँ पर वोल्टेज लेवल क्या यूज करते हैं, संचरण प्रणाली क्या होता है, वितरण प्रणाली क्या होता है, और इन सबों में आपका वोल्टेज लेवल क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, और ये सारे जितने भी ये 3 आपके जो अंग हैं इनके बारे में अलग अलग चैप्टर्स में आपको फिर से डिटेल में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस शॉर्टकट में बस मेन जो पॉइंट्स है वही आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो अब जानते हैं जनन शक्ति केंद्र के बारे में। तो जनन शक्ति केंद्र आपका आखिर होता क्या है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर जन्म होता है। जनन यानी जन्म, किस चीज का, शक्ति का। ठीक है, तो वह केंद्र जहाँ विद्युत ऊर्जा का जन्म यानी कि उत्पादन होता है, वह केंद्र आपका जनन शक्ति केंद्र कहलाएगा, यानी कि इंग्लिश में आप इसको जनरेटिंग पावर स्टेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका फर्दर जो क्लासिफिकेशन वगैरह है वो आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल आप यही जानिए कि जनन शक्ति केंद्र उस केंद्र को कहते हैं जहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, चाहे वो आपके घर के छत के ऊपर सोलर प्लेट से ही क्यों ना हो, उसे भी हम जनन शक्ति केंद्र कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका वोल्टेज लेवल का प्रयोग किया जाएगा वो होगा 6.6, 11 केवी, 13.2 केवी, 33 केवी। ये सारे जो वोल्टेज लेवल है वो आपका केवी में ही है, इस चीज का ध्यान रखें। और ये सारे वोल्टेज लेवल आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 ऑप्शन रखा जाएगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस दिए रहेंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो वोल्टेज लेवल है वो जनरेशन वोल्टेज लेवल के अंतर्गत आता है। तो जब तक आप ये लेवल याद नहीं रखोगे तब तक आप सही आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये आपको याद रखना है, जनरेशन वोल्टेज लेवल 6.6 केवी, 11 केवी, 13.2 केवी एंड 33 केवी होता है। नेक्स्ट आते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडिया में यानी कि भारत में, कुछ इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि भारत में जनरेशन वोल्टेज जो है वो वोल्टेज लेवल कितना है। तो इंडिया में अभी तक 11 केवी तक का ही वोल्टेज जो है वो जनरेट किया जा सका है। ठीक है, इसके आगे भी काम चल रहा है पर फिलहाल 11 केवी ही है मैक्सिमम। अब आते हैं संचरण प्रणाली पे। तो संचरण प्रणाली आखिर किसको कहते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसको मैंने बीच में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है संचरण प्रणाली प्रणाली यानी कि एक तरीके का माध्यम, ये किसके किसके बीच का माध्यम है आपका, जनन शक्ति केंद्र और वितरण प्रणाली के बीच। जनन शक्ति केंद्र और वितरण प्रणाली की जहां पर स्टार्टिंग होती है वहां तक का जो बीच का जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो संचरण प्रणाली कहलाता है। तो इसका जो डेफिनेशन पे हम आते हैं, जनन केंद्र, मैंने जैसा आपने बताया जनन केंद्र एवं ग्रिड। ग्रिड क्या है आपका, ग्रिड होता क्या है, ये प्राथमिक वितरण प्रणाली है, मतलब जहां से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का स्टार्टिंग होता है, वो जनन केंद्र से ग्रिड तक का जो बीच का माध्यम है, इन दोनों के बीच में जो भी माध्यम यूज करेंगे वो आपका कहलाएगा संचरण प्रणाली। यहाँ पर आपका टेपिंग नहीं होता है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि टैपिंग जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, संचरण प्रणाली में कोई टैपिंग नहीं होती है, वितरण प्रणाली में ही टैपिंग होती है। ठीक है, लार्ज कंज्यूमर्स को ट्रांसमिशन सिस्टम से फेड किया जाता है पर यहाँ पर टैपिंग ऐसे अगर जनरली अगर पूछा जाए तो
यहाँ पर नहीं होता है, प्राय यहाँ पर टैपिंग नहीं की जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसके वोल्टेज लेवल पे। तो आपका वोल्टेज लेवल इसका क्या होता है? तो संचरण वोल्टेज लेवल जो है वो आपका है 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV एंड 765 kV। इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है, पर फिलहाल इंडिया में मैक्सिमम 765 kV तक का ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग किया गया है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में ही आपका ये यूज किया गया। ये न्यू सिस्टम है आपका, अभी अभी कुछ साल पहले ये स्टार्ट हुआ है। उससे पहले 400 kV तक का ही था, पर अभी 765 kV तक के ट्रांसमिशन सिस्टम का ये हो चुका है। इससे ऊपर का भी जो भी वोल्टेज लेवल होगा वो आपका संचरण प्रणाली के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। याद रखना 33 से 765 kV के बीच का जो वोल्टेज है वो आपका संचरण प्रणाली है। और ये वोल्टेजेस याद रखिए, जनरली ये 11 के मल्टीपल में ही होते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 33 भी 11 kV के 11 के मल्टीपल में, 66 भी 11 का मल्टीपल है, 132 भी, 222 भी। अब ये दोनों जो है वो एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसका भी एक कारण है जो कि बाद में बताया जाएगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, 11 kV के मल्टीपल में क्यों रखते हैं, इसका कारण बाद में इसको डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल आपको ये वोल्टेज लेवल याद रखना है। यहाँ पर हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेज की सप्लाई दी नहीं जाती है। यहाँ पर बस 3 फेज आता है, जन शक्ति केंद्र से 3 फेज में आता है, और वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक 3 फेज ही हम सिर्फ यूज करते हैं। वहां पर सिंगल फेज सप्लाई नहीं दी जाती है। छोटे छोटे जो उपभोक्ता आते हैं उनको यहाँ से मैंने पहले ही बताया कि टैपिंग यहाँ पर नहीं की जाती है, तो छोटे छोटे उपभोक्ताओं के लिए संचरण प्रणाली से फिट नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पर जो आप यूज करेंगे वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है। यहाँ पर जो 3 वायर है, इसका मतलब ये है कि हर वायर से एक एक फेज की सप्लाई होती है। 3 फेज है तो तीनों फेज के लिए अलग अलग आपको वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चूंकि 3 फेज है तो आपको मिनिमम 3 फेज के 3 वायर की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, इसलिए इसका नाम जो है वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता है, ठीक है। अब आते हैं वितरण प्रणाली पे। तो वितरण प्रणाली किसको कहते हैं? तो ऑब्वियसली ये आपका जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वितरण यानी कि वितरित करना। तो आखिर वितरित आप किसके बीच करोगे? इसको जो भी सप्लाई है उसको वितरित किसके बीच करोगे? उपभोक्ता के बीच। तो संचरण प्रणाली के बाद और उपभोक्ता संचरण प्रणाली का जो एंडिंग होता है वो कहाँ होता है? ग्रिड। तो ग्रिड से उपभोक्ता के बीच का जो आपका माध्यम होगा वो आपका कहलाएगा वितरण प्रणाली, ठीक है। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, ग्रिड यानी कि प्राथमिक वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता के बीच का जो माध्यम है उसको हम वितरण प्रणाली कहते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी डिटेल से, प्राथमिक वितरण प्रणाली जब मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी सबका, तब इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके वोल्टेज लेवल पे। तो वितरण वोल्टेज लेवल जो है वो आपका है 240 वोल्ट, 400 वोल्ट और 11 केवी। ये वोल्टेज लेवल आपको याद रखना है। यहाँ पर जो आप यूज करोगे वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम और 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करोगे। तो आज जहाँ पर 3 फेज की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी वहां पर ये सिस्टम यूज करोगे, और जहाँ सिंगल फेज की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी वहां पर 3 फेज 4 वायर सिस्टम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्लाई सिस्टम के जो अंग है वो क्या है, वहां पर वोल्टेज लेवल क्या यूज किया जाता है और वो होता क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको हम थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं कि इन तीनों के बीच में किस तरह से कनेक्शन होता है। तो उसके लिए ये आपका डायग्राम है। इसमें देखिए यहाँ पर जो ये सिंबल्स दिखाए गए हैं वो जनरेटर्स के हैं। तो ये जो जनरेटर के सिंबल यहाँ पर यूज किए हैं वो जनन केंद्र के लिए यूज किए गए हैं। इसका मतलब है ये जनन केंद्र को दर्शा रहा है। वही जनन केंद्र का यहाँ पर वोल्टेज लेवल लिखा गया है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये वोल्टेज यहाँ पर जनन केंद्र में आप जनरेट कर देते हो। उसके बाद यहाँ पर जो उपभोक्ता तक हमको पहुंचाने के लिए बीच में आपको ट्रांसमिशन लेवल और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को क्रॉस करना है। तो वो होता कैसे कैसे है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज आप जनरेट करते हो उसको ट्रांसमिट करना है, इतने हाई वोल्टेज में आखिर चेंज करोगे तो कैसे करोगे? उसके लिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी आपके जनन केंद्र है वो एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड होगा। ये जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप नेचर का होगा, ये स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो स्टेप अप है यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप अप है यानी कि ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो ये जो आपका वोल्टेज है उसको बढ़ाएगा, बढ़ा करके किस वोल्टेज में चेंज करेगा? ये 132, 220, 400 या फिर इससे ऊपर के वोल्टेज के लेवल में, जैसा इसका टर्न रेशियो होगा, ये सारे ट्रांसफार्मर के जो टर्न रेशियो होंगे उसके अकॉर्डिंग ये इसको ट्रांसमिट कर देगा इतने हाई वोल्टेज लेवल में, ठीक है। तो ये चूंकि यहाँ से टैपिंग की नहीं जाती है, फिर भी यहाँ से आप चाहो जो बहुत बड़े कंज्यूमर होते हैं, बहुत बड़े जो आपके कंज्यूमर हो गए, उनको यहाँ से सप्लाई
दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से टैपिंग मतलब छोटे छोटे कंज्यूमर्स को यहाँ से सप्लाई नहीं दी जाएगी, बड़े ही कंज्यूमर को, या फिर डायरेक्ट ग्रिड में भेज दिया जाता है और फिर इस ग्रिड से इधर उधर जहाँ पे भेजना होता है सप्लाई को भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है और इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है, इन दोनों के बीच का जो सिस्टम होगा वो आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाएगा। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक संचरण सिस्टम कहलाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं या ये हाई वोल्टेज जो है आखिर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए इसको थोड़ा कम इसको थोड़ा सा इससे कम के वोल्टेज में इसको चेंज किया जाता है। तो कैसे करोगे चेंज आप इसको? तो उसके लिए हमको एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है जो कि स्टेप डाउन टाइप का हो। जैसे स्टेप डाउन नाम से ही पता चल रहा है, वोल्टेज को कम करना। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो इस वोल्टेज लेवल को कम करके 66 केवी में चेंज कर देगा। ये जो आपका वोल्टेज लेवल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ट्रांसमिशन वोल्टेज के लेवल में आता है, लेकिन ये जो इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है और इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है उसके बीच का जो सिस्टम है, इस वोल्टेज लेवल को सिस्टम को जो फॉलो करेगा उसको कहेंगे सब ट्रांसमिशन लेवल या फिर द्वितीयक संचरण लेवल, या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी ट्रांसमिशन लेवल। ये 3 नाम इसके हैं, हिंदी का नाम भी मैंने बता दिया और 2 इंग्लिश नेम भी। सब ट्रांसमिशन भी कहा जाता है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में इसको कह सकते हो। तो ये जो वोल्टेज लेवल है, वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग की गई है, ठीक है। हाई वोल्टेज ये वाला वोल्टेज लेवल अगर रहेगा या फिर इससे ऊपर का रहेगा तो उसको हम प्राइमरी ट्रांसमिशन कहेंगे। 66 केवी है तो उसको हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन या फिर सब ट्रांसमिशन कहेंगे। फिर इस यहाँ से भी जो लार्ज कंज्यूमर्स है उसको हम दे सकते हैं यहाँ से सप्लाई। छोटे छोटे कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर भी सप्लाई नहीं करेंगे, या फिर इसको आप ग्रिड में भी भेज सकते हो, या तो लार्ज कंज्यूमर को या फिर लार्ज कंज्यूमर यानी कि वही ग्रिड में आप भेज सकते हो यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जहां पर 66 को 33 केवी या फिर 11 केवी में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो कंज्यूमर्स के नाम यहाँ पर दिए गए ध्यान दीजिएगा, वेरी लार्ज कंज्यूमर्स, ये आपका वोल्टेज के अकॉर्डिंग है। चूंकि ये वेरी हाई वोल्टेज है इसलिए इसको वेरी लार्ज कंज्यूमर कहा गया। ये आपका हाई वोल्टेज है, लार्ज यानी कि हाई वोल्टेज है इसलिए इसको लार्ज कंज्यूमर कहा गया। और ये जो वोल्टेज आता है वो मीडियम वोल्टेज के अगर रेंज में आता है तो इसको हम मीडियम कंज्यूमर कहेंगे। तो जिस तरह का वोल्टेज लेवल है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर का यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है ये डाउन करके किसमें आ गया है, 33 से 33 या फिर 11 केवी में। तो ये जो वोल्टेज लेवल है मैंने पहले ही बताया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। और डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्राइमरी और सेकेंडरी में हम डिवाइड करते हैं, जो कि आपको आगे बताया जाएगा इसको, ठीक है, कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये आपका जो 33 और 11 केवी जो वोल्टेज है वो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। लेकिन अभी भी ये जो आपका 11 केवी है बहुत ज्यादा वोल्टेज है हमारे लिए, हमारे घरों में इतना हाई वोल्टेज यूज नहीं किया जाता है। तो फिर से हम एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो कि स्टेप डाउन नेचर का होगा। यहाँ पर दिखाया नहीं गया पर इसके बाद भी एक इसी तरीके से एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो कि स्टेप डाउन होगा और वो फर्दर इस वोल्टेज को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से आप 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करोगे और फिर वहां से हमारे घर में सिंगल फेज यानी कि 240 वोल्ट आपका आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि सप्लाई सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरह से जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर्स के बीच पावर सप्लाई पहुंचती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, कहीं अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर इसको और भी आसान तरीके से बताने की मैं कोशिश करूंगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन से पहले हम एक ये जान लेते हैं कि शक्ति का जो संचरण और वितरण होता है वो होता क्या है और क्यों होता है, इसको भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। संचरण यानी मैंने बताई है व्हाट इज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड व्हाई इट डज सो, ठीक है। ये आखिर होता क्यों क्या है और करते क्यों है। तो ये आप याद रखिए कि जनन केंद्र यानी कि जनरेटिंग स्टेशन जो होता है वो हमारे घरों से काफी दूर होता है। दूर होने का कुछ कारण है, जैसे कि जनन केंद्र है तो वहां पर जो फ्यूल्स यूज करते हैं जनन केंद्र में वो फ्यूल्स आपके घर के पास से नहीं मिलेगा। उसके लिए वो काफी वो जमाने में, जैसे कि अगर आपका तापीय जनन केंद्र के बारे में ही अगर हम बात करें तो उसमें लाखों टन कोयले की आवश्यकता होती है फ्यूल के रूप में, जो कि आसपास में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए जो हम लोग उसके खदानों के पास, खदान कोयले का जो खदान जहाँ पे भी होगा वहां से कोयले को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें जो कॉस्ट लगेगा वो सारी चीजें ध्यान देने, सब चीजों को कंसिडर किया जाता है कि कौन सा जो है वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है।
फिर वहां से यहाँ तक जो आप कोयले का जो ट्रांसपोर्टेशन करोगे, तो उसमें कुछ आपको कुछ क्रू मेंबर्स भी लगेंगे, तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप टोटल जितना भी आपका जो ये शक्ति का जो उत्पादन और संचरण और वितरण करने में जो भी चीजें, जो भी कॉस्ट लगता है और उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जनन केंद्र को उपभोक्ताओं से काफी दूर स्थापित किया जाता है, ताकि उन्हें जो फ्यूल होता है वो भी आसानी से मिल जाए, बिल्कुल वहीं खदानों के आसपास, और जहाँ पर जल की व्यवस्था काफी होती है, वहीं पर जनन केंद्र को स्थापित किया जाता है, ताकि जनन प्रक्रिया में कोई भी बाधा ना पहुंचे, और उपभोक्ता भी उस जनन केंद्र के द्वारा जो भी आपका जो पॉल्यूटेड जो एयर वगैरह निकलता है, वो भी उपभोक्ता को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके जनन केंद्र को उपभोक्ताओं से काफी दूर स्थापित किया जाता है। तो आखिर जनन केंद्र से उपभोक्ता के बीच में जो आपने विद्युत उत्पादित किया है उसको पहुंचाने के लिए कोई तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो माध्यम आप यूज करते हो उसको हम संचरण एवं वितरण कहते हैं। तो आखिर ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन किसको कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसमिशन आपका क्या कहलाएगा, जनन केंद्र से लेकर के ग्रिड का जो माध्यम होगा वो आपका ट्रांसमिशन कहलाएगा। यानी कि जनन केंद्र का लोड सेंटर से काफी दूर होने के कारण उत्पादित शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ पर जो पहला स्थान होगा वो जनन केंद्र होगा, और जो दूसरा स्थान है वो क्या है, ग्रिड है। तो ये दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो प्रणाली हम यूज करते हैं, जिस प्रणाली की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो आपका शक्ति संचरण प्रणाली कहलाता है। और वही आपका विद्युत शक्ति को किसी क्षेत्र के उपभोक्ता, ठीक है, किसी क्षेत्र के उपभोक्ता में जो वितरण करने की प्रणाली है, तो उसे हम वितरित प्रणाली कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि संचरण और वितरण में क्या डिफरेंस है, और ऐसा क्यों, ये होता क्या है, और हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो पहला अंग है आपका सप्लाई सिस्टम का, जो पहला अंग है जनन केंद्र, उसके क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। तो जनन शक्ति केंद्र का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटिंग पावर स्टेशन। तो यहाँ पर जो हम इसका, ऐसे तो इसका जो आधार है वर्गीकरण का वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, तो उतना हम अभी नहीं जानेंगे, जो आपके सिलेबस में बस उतना ही मैं यहाँ बताऊंगी। तो जनन शक्ति केंद्र का जो वर्गीकरण है, यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ऊर्जा के स्रोत के आधार पर है, ठीक है, विद्युत उत्पादन के स्रोत पर आधारित है ये आपका क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो इस आधार को मानते हुए हम जनन शक्ति केंद्र का वर्गीकरण को देखते हैं। तो उसमें पहला है आपका पारंपरिक जनन केंद्र, जिसको इंग्लिश में कन्वेंशनल पावर प्लांट कहते हैं, और आपका जो दूसरा है वो है गैर पारंपरिक जनन केंद्र, जिसको आप इंग्लिश में नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट कहते हैं। तो वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पारंपरिक जनन केंद्र होता क्या है और गैर पारंपरिक जनन केंद्र क्या होता है। तो आते हैं सबसे पहले पारंपरिक जनन केंद्र पर। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें जो ऊर्जा आप यूज करते हैं वो पारंपरिक स्रोत से होता है, ठीक है, पारंपरिक स्रोतों से बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, इसी बेसिस पर इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। ये संसाधन चूंकि परिमित है, एक सीमित अवस्था में है, तो इनका अगर एक बार आप सेवन कर लेते हो तो दोबारा इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ले लो कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, परमाणु ईंधन, इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हो। तो ये सारे जो आपका यहाँ पर उदाहरण में लिखा गया है, यह एक बार अगर खत्म हो गया तो दोबारा इसको बनने में हजारों हजार साल लग जाते हैं, इसलिए इनको हम पारंपरिक जनन केंद्र या फिर कन्वेंशनल पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो स्रोत आप यहाँ यूज करोगे वह एक बार खत्म होने पर दोबारा प्रतिस्थापित नहीं हो सकता है, इसलिए इसको पारंपरिक स्रोत के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं गैर पारंपरिक जनन केंद्र के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो ऊर्जा के स्रोत आप यूज करोगे वो आपका कौन सा होगा, गैर पारंपरिक, ठीक है। तो गैर पारंपरिक बिजली संयंत्र ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जो प्रकृति में लगातार उत्पादित हो रहे हैं से शक्ति का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर जो शक्ति का उत्पादन होगा वो गैर पारंपरिक जनन केंद्र, गैर पारंपरिक स्रोत से होगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु संलयन, जो कि ये सारे जो एग्जांपल्स हैं यह हमेशा से प्रकृति में है, और अगर आप इसकी ऊर्जा को यूज कर भी लेते हो तो ये दोबारा से प्रकृति में वापस तुरंत आ जाएंगे। इसको बनने के लिए हजारों हजार साल नहीं लगते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा जैसे कि है, पवन ऊर्जा तो हमेशा ही होती है, जब ये पवन की स्पीड ज्यादा होती है तब आपको ऊर्जा मिलेगा, जब नहीं होगी तब नहीं मिलेगा। तो कुछ दोनों ही सिस्टम के दोनों ही जनन केंद्र के कुछ आपके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यही कारण है कि गैर पारंपरिक स्रोत होने के बावजूद भी हमें पारंपरिक जनन केंद्र की तरफ हमें पारंपरिक स्रोतों की तरफ हमें डाइवर्ट होना पड़ा है, क्योंकि गैर पारंपरिक स्रोत के भी कुछ आपके ड्रॉबैक्स हैं, जो कि आपको दूसरे चैप्टर में आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि कन्वेंशनल सोर्सेस और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है। जब नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट से हमें विद्युत ऊर्जा मिल सकता है तो भी हम कन्वेंशनल पावर प्लांट को क्यों यूज करते हैं। तो ये सब चीजें आपको दूसरे एक चैप्टर में, जो कि ऊर्जा का ही जो चैप्टर होगा, उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के वर्गीकरण पे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। तो इसके भी बहुत सारे आधार हैं, तो जितना आपके सिलेबस में होगा बस मैं यहाँ पर उतना ही बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे आधार को मानते हुए इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस प्रॉपर स्लाइड में मैं आपको उन आधारों के बारे में डिस्कस करूंगी जिस आधार पर आप संचरण और वितरण दोनों ही प्रणाली को वर्गीकृत कर सकते हो। तो पहला जो है आपका आता है वोल्टता के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल। तो वोल्टता के आधार पर संचरण और वितरण दोनों ही प्रणाली को आप दो भागों में विभक्त कर सकते हो। पहला होता है प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन की कहें तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूशन कहें तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और दूसरा होता है आपका द्वितीयक, यानी कि सेकेंडरी। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होता है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम, दोनों को ही आप दो भाग में वोल्टता के आधार पर डिवाइड कर सकते हो, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। क्या वोल्टेज लेवल यूज कर रहे हो उस आधार पर हम इसको प्राथमिक या फिर द्वितीयक लेवल कहेंगे। नेक्स्ट आपका जो बेसिस है वो आपका है संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर संचरण एवं वितरण दोनों ही प्रणाली को आप दो भागों में विभक्त कर सकते हो। उसमें से पहला है आपका शिरोपरि प्रणाली, यानी कि ओवरहेड सिस्टम, और दूसरा है आपका भूमिगत प्रणाली, यानी कि अंडरग्राउंड सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे हो संरचना के आधार पर शिरोपरि, यानी कि आप तो अपने घर के आसपास देखते हो शिरोपरि प्रणाली, जो कि पोल्स के ऊपर से होकर के गुजरता है। और भूमिगत प्रणाली जैसा कि नाम से पता चल रहा है भूमि के अंदर, अंडरग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के नीचे ये प्रणाली पूरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आधार हम देखते हैं धारा की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ करेंट। तो आप जानते हो कि धारा दो तरह का होता है। ये आपका स्टैटिक और डायनेमिक की बात नहीं कर रही हूँ। डायनेमिक जो धारा है वो आपके दो प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको, चूंकि आप धारा यहाँ पर आप ये जो डायनेमिक आपका जो है उसके आधार पर ही हम देखेंगे। तो डायनेमिक जो आपका धारा है, यानी कि डायनेमिक धारा को आप दो भागों में विभक्त करते हो। एक आपका होता है एसी और दूसरा जो होता है वो डीसी सिस्टम। तो उसी के आधार पर हम संचरण और वितरण प्रणाली को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला आ गया आपका दिष्ट धारा प्रणाली, यानी कि डीसी सिस्टम, और दूसरा आपका आ गया प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली, यानी कि एसी सिस्टम। तो जहां पर आपका डीसी सप्लाई यूज किया जाएगा उसको हम डीसी ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे, और जहां पर एसी सप्लाई यूज किया जाएगा उसे हम ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका है चालकों की संख्या के आधार पर, ठीक है। चालकों की संख्या के आधार पर भी आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिवाइड कर सकते हो। तो आते हैं, देखते हैं वन बाय वन। तो इसमें आप चूंकि जानते हो कि हम एसी और डीसी जो प्रणाली थी वो दोनों के लिए हम अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीसी धारा प्रणाली का, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि कितने चालक आप यूज करते हो डिस्ट धारा प्रणाली में, उस आधार पर हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका और दूसरा जो आपका है एसी। तो सबसे पहले हम डिस्ट के बारे में देखते हैं। तो डिस्ट धारा प्रणाली में आपका है डीसी 2 वायर सिस्टम विथ 1 वायर अर्थ। ये सबके डिटेल्स जो है वो मैं आगे बताऊंगी। जब मैं ये इस जितने भी मैंने अभी तक क्लासिफिकेशन बताया उसको मैं डिटेल से इसको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें जो दिष्ट धारा प्रणाली है उसको उसको आप चालक के की संख्या के आधार पर
इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका DC2 वायर विथ 1 वायर अर्थ, नेक्स्ट है आपका DC2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ, और तीसरा है आपका DC3 वायर। जैसा कि आप यहाँ पर चालकों की संख्या से क्या मतलब है वो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला जो आपका है DC2 वायर विथ 1 वायर अर्थ है, तो यहाँ पर जो वायर लिखा है 2 वायर, यही चालक की संख्या, यहाँ पर 2 चालक यूज किए गए हैं, ठीक है। 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ, तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर आपके 3 चालक यूज किए जाएंगे। एक आपका मिड, यहाँ पर आपका 2 ही चालक यूज किया जाएगा, 2 वायर, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट को बस अर्थ किया जाएगा। ये जो DC3 वायर है इसमें आपके 3 चालक यूज किए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2 वायर, 2 वायर, यहाँ पर 3 वायर। तो इन दोनों सिस्टम में आप 2 चालक को यूज कर रहे हो, इसलिए ये आपका क्लास, ये आपका हो गया, और ये इस तरीके से नेमिंग दी गई है, इसमें 3 चालक यूज कर रहे हो, इसलिए आपका DC3 वायर आपका सिस्टम होगा, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली में। तो प्रत्यावर्ती धारा 3 तरीके का होता है, सिंगल फेज, 2 फेज हो जाएगा, और एक 3 फेज हो जाएगा। तो तीनों के लिए ही अलग अलग क्लासिफिकेशन है, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। एक आपका भाई एक कला प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली है, यानी कि सिंगल फेज एसी सिस्टम। दूसरा आपका द्विकला प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली, यानी कि 2 फेज एसी सिस्टम। और ये आपका है तीसरा 3 कला प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली, यानी कि 3 फेज एसी सिस्टम। तो तीनों का हम एक एक करके 1 बाय 1 हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तीनों को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर चूंकि आप देख सकते हो कि ये सारे नेमिंग में बस फेज को तो मेंशन किया गया है, लेकिन चालक का तो चालक को मेंशन किया नहीं गया है, तो ऑब्वियसली ये आपका क्लासिफिकेशन है। इन लोगों को फिर से क्लासिफाई किया गया चालक की संख्या के आधार पर, वो आपका है ये 3 है आपका सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ 1 कंडक्टर अर्थ, पहला है आपका, ठीक है। तो इसमें जैसा कि लिखा है 2 वायर, तो यहाँ पर 2 चालक यूज किए जाएंगे। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विथ मिड पॉइंट अर्थ, तो यहाँ पर 2 वायर यूज किए जाएंगे, 2 ही चालक हैं। सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम, 3 वायर लिखा है, यानी कि 3 चालक यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि इसके बारे में पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पर कितने चालक यूज किए जाते हैं, 1 2 3 4। तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, कितने वायर्स लिखे गए हैं। यहाँ लिखे गए हैं 2 वायर, 2 वायर है तो ये आपका 2 वायर सिस्टम है, 2 चालक सिस्टम हो गया। यहाँ पर 2 चालक यूज करेंगे, इसमें भी 2, इसमें 3। अब आते हैं द्विकला पे। द्विकला में आपको इसको 2 सिस्टम्स होते हैं, 2 फेज 4 वायर और 2 फेज 3 वायर। इसमें आप 4 चालक यूज करोगे और इसमें 3 चालक हम यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया आपका 3 फेज ऐसे सिस्टम को फर्दर आप डिवाइड करोगे 3 फेज 3 वायर सिस्टम में और 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 फेज 3 वायर सिस्टम है उसमें आप 3 चालक का प्रयोग करोगे, और 3 फेज 4 वायर सिस्टम में आप 4 चालकों का प्रयोग करोगे। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका ये जितने भी क्लासिफिकेशन आपको बताए गए हैं जनन केंद्र और ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, उन सारे क्लासिफिकेशंस को मैं डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वही होगा। मेरे ख्याल से आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को लिखिए, मैं उसे आसान से आसान तरीके में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने बता दिया है कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा इस क्लासिफिकेशन को, जितने भी क्लासिफिकेशन आज बताए गए हैं उसको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि जिनको भी इस वीडियो से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स में डाउट हो वो उनका क्लियर हो सके, ठीक है। थैंक यू।